लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे फैच करा था, एक सिंगल डाटा हमारे पास आ रहा था जो कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद था। ठीक है, डेटाबेस मेरे पास एसक्यूएल है और इसके अंदर हमारे पास टेबल मौजूद है और टेबल के अंदर हमारे पास ये एम्प्लॉय का टेबल मौजूद है। और यहाँ पे हमने जो है वो सिलेक्ट करके चेक करा है कि हमारे पास जो भी डाटा है या जो भी हमारे पास आ रहा है वो रिकॉर्ड हमारे पास ये मौजूद है। सही है। अच्छा, अब मुझे काम यहाँ पे ये करना है कि मुझे फैच करके देखना है, एक 101 और एक 102 का है। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने फैच करना है कि भाई रिकॉर्ड मुझे चेक करना है। तो यहाँ हमारे पास स्क्रीन मैंने चलाई है, रन करी है। अब लेट्स सी कंसोल रन होने के बाद प्रोग्राम लोड होके आ जाए फिर मैं दिखाती हूँ। पहले मैं 101 का दिखाती हूँ, फिर मैं 102 का दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपको करना क्या है। मैंने 4 प्रेस किया कि मुझे रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसने बोला एम्प्लॉय आईडी बता दो, मैंने कहा 101। ठीक है, रिकॉर्ड आ गया। इसने बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा हाँ कंटिन्यू करना है। वाई दोबारा मुझे सिलेक्ट करना है 4। मुझे अब एम्प्लॉय आईडी किसका रिकॉर्ड देखना है, 102 का। आ रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे ये दोनों साथ देखने हैं। ठीक है, जिस तरह मेरे पास टेबल होता है ना, रिकॉर्ड मुझे पूरा गेट ऑल फैच करके देखना है। यानी मैं ऑप्शन नंबर 5 चलाना चाहती हूँ। सही है। अब इधर आ जाओ, ये प्रोग्राम डॉट के ऊपर ये कंसोल वाला मैं अब ये रीड की हटा दे रही हूँ क्योंकि यही स्क्रीन कंट्रोल कर दे रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ स्क्रीन होल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन अगर पूछेगा कंटिन्यू तो ऊपर चला देगा और कंटिन्यू है तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ नीचे वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, वेरिएबल, और मैंने यहाँ लिखा है डाटा विच इज इक्वल टू फ्रॉम डी इन डीबी डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, सिलेक्ट डी। अच्छा, ये बेसिकली मेरे पास ये क्यूरी का काम क्या होता है, ये सारा डाटा उठा के लेके आती है। एसक्यूएल के ऊपर ये मैं नोटपैड पे आपको लिख के बता देती हूँ कि लैम्डा क्यूरीज बेसिकली हम लिखते क्या। डेटाबेस में से कुछ भी सिलेक्ट करना होता था, आप लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यही लिखते हैं ना। यहाँ पे अगर मैं क्यूरी दिखाऊं तो मेरे पास यही लिखा हुआ है ना, इस तरह ये देखो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं ये क्यूरी लिख के एग्जीक्यूट करती हूँ तब भी मेरे पास रिकॉर्ड यही रहता है। सही है। इसका मतलब क्या है कि डेटा फैच करने के लिए आप ये यूज कर रहे हो। अब सी शार्प में मुझे सारा रिकॉर्ड उठाना है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड उठाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा, अब इस चीज के ऊपर फोकस करो कि मैं लिख के आ रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा फ्रॉम डी इन डीबी डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, और सिलेक्ट डी। इसमें होता क्या है, लैम्डा क्यूरीज जो होती है उसमें क्या होता है, आप इसको छोड़ देते हो, इसको बाद में लिखते हैं, फ्रॉम से लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब है कि एम्प्लॉय के टेबल से उठाना है, तो मैंने लिखा है फ्रॉम। अब एम्प्लॉय डायरेक्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डेटाबेस जो बनाया है वो डीबी के नेम से बनाया है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि डी इन डीबी, यानी मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी, इसलिए मैं इसको एक वेरिएबल असाइन कर रही हूँ डी। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जो आप लिखोगे आगे भी आप इसको वैसे ही यूज करोगे। मैंने कहा फ्रॉम डी इन डीबी एम्प्लॉय, मैंने कहा जो डीबी एम्प्लॉय का मेरे पास टेबल है वो सारा का सारा टेबल किसको दे दो, डी को दे दो। ठीक है, ये क्यूरी मेरी यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है ऑल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लिखा सिलेक्ट डी, डी का मतलब क्या है, ऑल कॉलम। ठीक है, क्योंकि पूरा टेबल इसके पास है तो मैंने डी लिख दिया। सिलेक्ट स्टैटिक, अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम का नाम होता तो मैं इसके आगे लिखती। वेयर की अगर कंडीशन होती तो वेयर की कंडीशन इसी के आगे लिखी भी होती। सही है। अभी ये सिंपल है, हमारे पास क्या है, फ्रॉम डी एंड डीबी एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि सारे कॉलम इसने एम्प्लॉय के टेबल से उठा लिए हैं, और सिलेक्ट डी का मतलब है कि सारा का सारा उठा के लेके आना है, कोई एक नहीं लेके आने, सारे कॉलम लेके आने। ठीक है, यहाँ मैंने ये इसको उठाया और इसको मैंने यहाँ दे दिया। अब इसके पास भी जो डाटा मौजूद है वो इस फॉर्म में मौजूद है, 2 रो है इसके पास,
और मल्टीपल कॉलम्स मौजूद है। इसके बाद करना क्या है, मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मैं अब यहाँ पे फॉर ईच लगा रही हूँ। फॉर ईच इसलिए लगा रही हूँ, देखो फॉर ईच से भी डिस्प्ले करा सकती हूँ या मैं फॉर से भी डिस्प्ले करा सकती हूँ। लिस्ट लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, लिस्ट लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे टेम्परेरी कहीं होल्ड कराना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डिस्प्ले कराना है तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले करा सकते हो। हमें क्या करना है, फॉर ईच यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो डाटा उठा के लाया है वो कितने उठा के लेके आया है, 10, 15, 20। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच क्या करता है, उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि आपके पास चीजें क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती, यानी आइटरेशन खत्म नहीं हो जाती, रॉ खत्म नहीं हो जाती। तो फॉर ईच है। कलेक्शन मेरे, ये आइटम है, ये आइटम आपकी मर्जी कुछ भी लिखो आप यहाँ पे। कलेक्शन का मतलब है जिसमें बहुत सारा डाटा मौजूद है। कलेक्शन क्या है मेरे पास, ये सही है। अब मुझे काम क्या करना है कि मुझे अपना मतलब डिस्प्ले बताना है। तो इससे पहले जो मेरे पास डिस्प्ले है वो ये है, मेरे पास हेडिंग होगी, उसके नीचे डाटा आएगा बारी बारी। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये वाली लाइन लगा रही हूँ, डाटा अभी डिस्प्ले होने से पहले पहले की है। एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर क्या क्या चीजें, हाँ टैब का बटन प्रेस कर, नेम है /t/t, यानी 2 टैब के बाद ईमेल की हेडिंग आनी चाहिए, सही है। /t/t, इसके बाद आना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं DOB शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। पूरा लिखना चाहो पूरा भी लिख सकते हो। /t/t 2, उसके बाद ये हेडिंग के लिए, ठीक है। सेल नंबर है, ठीक है। शॉर्ट दे दो या मर्जी है, इस तरह दे दो, ठीक है। /t/t। अभी जब हमारा डाटा डिस्प्ले होगा ना, तो हमें ये सारी चीजें पूरी दोबारा से सेट करनी होंगी, अगर कहीं पे मेरे पास चीजें इधर उधर जा रही हैं तो। एड्रेस हो गया /t/t, इसके बाद है मेरे पास डेजिग्नेशन है, ठीक है। ये मेरे पास हेडिंग में अभी डिस्प्ले होगा। अभी डाटा मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया, अभी मैं इसको चला के दिखा रही हूँ कि ऑप्शन अगर मैं 5 पे आती हूँ और मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा मेथड तो ये कॉल करेगा, और ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। हेडिंग मेरे पास गैप दे दे के आ रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसके नीचे एज इट इज एज डाटा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब डाटा एज इट इज एज लाने के लिए मैं फॉर ईच के अंदर काम करूंगी। फॉर ईच के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, एक ही लाइन के अंदर लिखना है, लाइन नहीं चेंज करनी, ठीक है। सबसे पहले मुझे लिखना है वो है आइटम डॉट एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। इसके बाद प्लस मैंने लगाया क्योंकि सारा स्ट्रिंग है, कोई एडिशन नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब बीच में आपको स्पेस देना है, /t देना है। अभी मैं सिंगल /t लगा के देख रही हूँ क्योंकि डाटा भी है ना मेरे साथ, ठीक है। कि एक नाम प्रिंट करो, उसके बाद एक टैब दो, उसके बाद आइटम में से आपने क्या उठाना है, हेडिंग अब किस चीज की है, ईमेल की है। तो अब यहाँ से हम क्या उठाएंगे, एम्प्लॉय ईमेल उठाएंगे। देन प्लस हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, /t है हमारे पास। इसके बाद हमने यहाँ प्लस लगाया, उसके बाद हमारे पास आइटम के अंदर से एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। हेडिंग जो ऊपर लिखी हुई है ना उसी को फॉलो करना है। फिर प्लस करके हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारे पास /t है, देन प्लस आइटम डॉट एम्प्लॉय सेल नंबर प्लस /t प्लस आइटम, सबको मिला के लिखना है इसलिए हम प्लस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइटम डॉट एड्रेस एंड देन /t, और अब प्लस करना है मुझे आइटम डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। ये एक मैंने लिखा है, जितनी रो होगी ना सबके लिए बारी बारी न्यू लाइन पे ये खुद जाएगा। आ रहा है। अच्छा, डाटा
आगे पीछे क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक कम है, ठीक है ना, यहाँ हेडिंग ज्यादा है। अब ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो इनके बीच के जो स्पेसेस है ना वो आपने मेंटेन करने हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास काम क्या है, एक तो इनके जो ये लूप खत्म हो जाए फॉर ईच का, तो भी ये डायरेक्ट देना है ताकि ये मेरा डाटा यहाँ तक है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे स्लैश टी का एक और इजाफा किया मैंने। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, इसको वैल्यू डॉट टू शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करी कि टाइम ना है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक स्लैश टी करके सिर्फ बढ़ाया, आ रही है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, सही है। सेल नंबर है, इसके बाद ये तो चलो सही है, ये इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अब सेल नंबर के बाद मुझे इधर एक टैब देना है और इधर एक टैब और देना है, सेल नंबर के बाद देना था, पहले देना था, स्लैश टी डेजिग्नेशन। नाउ लेट्स सी क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ईमेल एड्रेस की वजह से ना चीजें आगे पीछे हुई हैं, ठीक है ना। इधर अभी एडजस्ट करना है और इस वाले को स्लैश टी देना है ताकि नीचे वाला भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सके। नाउ लेट्स सी, ठीक है। ये नीचे वाला अभी इशू है, ऊपर वाला तो खैर सही है, लेकिन अब वही है कि टैब की उसकी सिचुएशन है, किसी पे सिंगल लगा हुआ है, नीचे डबल नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसको हमें एडजस्ट करना है। अब ये जो आपके पास आ रही है ना चीजें, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे डाटा की वजह से टैब होता है, ठीक है ना। तो फिर अगर आपको देना है तो पर्टिकुलरली फिर हम इसमें कोई रॉल्स एंड कॉलम तो नहीं बना सकते ना, कि पर्टिकुलरली इतने स्पेस के बाद ये आए, इतने स्पेस के बाद ये आए, इसके बाद ये चेक करे कितने स्पेसेस हो गए, कैरेक्टर तो इतना लगा, फिर उसके लिए डिस्प्ले के लिए आपको और ज्यादा कोड करना पड़ेगा कि इसका जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ा प्रॉपर वैसा रहे, ठीक है। ऐसा कोई खैर इतना इशू होता नहीं है, मैं इसको भी थोड़ा, हाँ नहीं, कोड का इतना वो नहीं है कि कोड ज्यादा हो जाएगा, वो तो हम करना चाहे तो हाँ एंटर कर करके कर दो, स्लैश लाइन लगा दो उस पर, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, दोनों साथ देख रहे हैं, अगर डिस्प्ले का इशू हो रहा है तो आप हेडिंग हटा दो यहाँ से और यहाँ पे स्लैश टी की जगह स्लैश एन कर लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लैश टी कम था, ये डिस्प्ले आपको देख के सेट करना पड़ता है। अभी मैं 2 के लिहाज से सेट कर दूंगी, तीसरा डाटा आएगा फिर खराब होगा, बात समझ रहे हो। सिर्फ बात ये है कि आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ भाई मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है और ये मेरा रिकॉर्ड चलो सही है। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्प्ले में आ रहा है ना ये बिल्कुल प्रॉपर में नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरह डिस्प्ले टेबल डिस्प्ले करूँ, अब मैं 2 के रिकॉर्ड के लिहाज से डिस्प्ले सही कर दूँ, 5-6 रिकॉर्ड के बाद ये फिर हिल जाएगा, सही है। तो अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कंसोल डॉट राइट लाइन की लिखी हुई है, आप लिखे रहने दो, ठीक है। यहाँ जहाँ मेरे पास ये स्लैश टी था ना, मैं यहाँ इसको स्लैश एन करी, सिंगल स्लैश एन है, ये सारे के सारे एक न्यू लाइन के अंदर मुझे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। स्लैश एन टी मैंने इसलिए दिखा दिया करके कि आप इस तरीके से भी चाहो, अगर सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है ना तो वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए तो चलो सेट है, वो डिस्प्ले हो जाएगा कि हेडिंग के साथ टेबल फॉर्म में अगर आप डिस्प्ले कराना चाहो। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना वो मैं इस तरह दिखा रही हूँ कि न्यू लाइन में आएगा, ठीक है, न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। अब ये न्यू लाइन में आ रहा है डिस्प्ले, ऊपर हेडिंग आ रही है, उसको आने दो। अब मुझे जो चेंज करना है वो चेंज किस तरीके से करना है कि भाई नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इधर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया और मैंने लिख दिया कि भाई ये नेम है और
नेम के बाद भी /n है, ठीक है, मतलब नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, ईमेल है, ये वाला मैं यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है। ऊपर वाली लाइन हेडिंग यहाँ नहीं देनी। न्यू लाइन होने के बाद इधर देखो न्यू, हाँ यहाँ पे लगाएंगे तो हेडिंग नीचे नहीं ना, कहाँ पे इसी लाइन में /n लगा दें तो स्टार्ट में टी लगा हुआ है या फिर n लगा दें, टी लगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वो इसके साथ नहीं आएगा ना, हमें इसके साथ लेके आना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब क्या लगा रही हूँ, /n लगा रही हूँ हेडिंग के साथ। ये मैं दिखा रही हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है। मैं ये वाली यहाँ से हेडिंग हटा रही हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने 2 के साथ ही लगाया, मैं 2 के साथ चला के दिखा रही हूँ कि डिस्प्ले मेरे पास आएगा कैसे। मैंने यहाँ 5 लगाया और एंटर करा, ठीक है। अभी आ रहे हैं नेम, अहमद, ईमेल, ये तो बाकी सबके साथ भी तो आना चाहिए ना इस तरह। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, फिर नेम, अहमद और ये। अच्छा, हर रिकॉर्ड के बाद जो है वो मुझे गैप नजर आना चाहिए। हर रिकॉर्ड के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे गैप नजर आना चाहिए कि भाई ये मेरे पास जो काम हुआ है ना, दूसरा रिकॉर्ड अब यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। आपस में मिक्सअप ना हो। आप ये इधर भी लगा लो, एक फॉर ईच के बाद भी लगा लो कि भाई ये लाइन है ना वो आपको बीच में सेपरेट कर दी हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। अब मैंने 5 लिखा, देन स्टार्ट किया, तो एक रिकॉर्ड ये रहा मेरा, दूसरा रिकॉर्ड मेरा ये रहा, सही है। बात समझ में आई है कि एक रिकॉर्ड ये रहा, दूसरा रिकॉर्ड ये रहा। अब इसके ऊपर अगर वो हेडिंग उठा के रखना चाहते थे तो रख सकते थे, तो वो सबका अलग अलग डिस्प्ले कर रहा होता, ठीक है। मैं बता दूंगी, जो /t वाली बात थी ना, वो अगर आप इधर करना चाह रहे थे तो इधर भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो अलग अलग कर दूं क्या, वैसे ही टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है या ऐसे वाला डिस्प्ले सही है? टेबल फॉर्म में हाँ थोड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हेडिंग थोड़ी आगे पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे आपकी, मतलब बार बार सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर है ना, अब ये इधर मेरे पास ये चीजें लिखी हुई, आप इसको एक ही लाइन में लिखो या कंसोल डॉट राइट लाइन कर करके लिख लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, अगर एक लाइन में नहीं लिखना, ये कमेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाली लाइन को मैं क्या कर रही हूँ, कमेंट करके बता दे रही हूँ कि अगर डिफरेंट लाइन में लिखोगे तो एक लाइन में जरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का थोड़ा इश्यू होता है और कुछ भी नहीं होता। दूसरी लाइन में लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन में, यहाँ लिखोगे कि भाई एम्प्लॉय का जो है वो ये नेम है, ठीक है, कॉलन लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपने प्लस लगाया, आइटम डॉट एम्प्लॉय नेम कर दिया, जिस तरह वहां पे भी हमने नॉर्मली डिस्प्ले कराया हुआ है ना, ये वाली चीज लिखनी, ये सही है ना। फर्क क्या आएगा, ये चीजें तुम लिखोगे लेकिन इनसे पहले जो है ना आइटम लगाओगे, क्योंकि अब ये डायरेक्टली नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास किससे आ रहे हैं, आइटम से आ रहे हैं। ये तो ईएमपी से आ रहा था, अब ये किससे आ रहा है मेरे पास, आइटम से आ रहा है, क्योंकि अब इसके पास ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना हुआ, ठीक है। आप इस तरीके से कर लो, आइटम लिखोगे, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिखोगे, ये चल जाएगा। 5 मैंने यहाँ पे लिखा, ऑल का रिकॉर्ड देखना है, ये देखो 2 रिकॉर्ड है। जितना ज्यादा आप ऐड करते जाओगे उस तरीके से भी आ जाएगा, सही है। रिकॉर्ड इस तरह देखो, समझ गए। फैच ऑल मैंने कर दिया। अब आप इंसर्ट का कोड अभी मैं कॉपी पेस्ट करवा दूंगी, ठीक है, जो हमने लास्ट काम किया है। तो आपका इंसर्ट भी, अपडेट भी, डिलीट भी और सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ से, ये एक प्रॉपर होने के बाद ये C# यहाँ पे खत्म है। इसके बाद हम MVC पे काम करेंगे, यानी हमें अब वेब पेज बनाना है। और ये मैंने इस वाले पे काम ज्यादा फोकस इसलिए करवाया है क्योंकि पूरी MVC में आपको यही काम करना है, ठीक है। डेटाबेस से डाटा उठाना है, सिलेक्ट करना है, तो यही कोड लगेगा, सही है। डिस्प्ले चेंज होगा, वो वेब पेज पे आ रहा होगा, कोडिंग पीछे ऐसे ही है। बात समझ गए। ये वाला फिर मैं हटा देती हूँ जो कमेंट वाला है। हाँ, ये डेटाबेस का नाम होता है कहाँ पे
ये मेरे ख्याल से मॉडल है तुम्हारे पास। कहाँ से उठाया उसको? ठीक है, ये तुम्हारे पास सिलेक्ट वाला हो गया। अब आप कोई सा भी काम कर रहे हो, मैं इसका डिस्प्ले थोड़ा बेटर कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हर चीज मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो इस तरह सेपरेट डिस्प्ले में आ रही है। अगर मैं कोई सिंगल भी देखती हूँ ना, तो पहले की चीज आपके पास नहीं आ रही थी, ठीक है। 4 में आपने यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद 101 का रिकॉर्ड देखना है, तो वो भी अब मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट होके आएगा। हाँ, अब ये इस तरह आ रहा है ना, सही है क्या? प्रॉपर नहीं लिखा होगा, फॉर्मेट सही नहीं होगा, ठीक है। कोई भी की प्रेस करके एंटर करा रहे हैं, खत्म हो गया। अब ये कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। इनसाइट का हमारे पास जो काम है कि जब हम इनसाइट के मेथड के अंदर जब हम आएंगे, तो हमें जो है वो यूजर से जो चीजें पूछनी है, वो हमें क्या क्या चीजें पूछनी है, ठीक है। हमें यही सारी चीजें पूछनी है, तो मैं यही सारी जो चीजें है ना, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये चीजें नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, तो ये कहाँ पे हमें करना क्या है ये मैं बताती हूँ। ये मैंने उठा के रखा है, नीचे वाले सिलेक्ट वाले से उठाया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपके पास आएगा एम्प्लॉय, EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉयड, इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं एरर तो नहीं देगा, हमें फैश थोड़ी कराना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कट करा, ये हुआ कंसोल डॉट राइट, ये यहाँ रखा मैंने, इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमें वैल्यू सेट करानी है ना, तो हमें ये करना है। तो ये सब पे से आप ये चीज इतना हटा दोगे प्लस वाला, सही है। यहाँ तक आपने ये सब पे से हटा देना है, सब पे लगा है तेरा, वो पे लगा दें, नहीं ना, सब पे लगानी है। ये सब के अंदर से मैंने ये हटा दिया, कंसोल डॉट, ये लाइन सब पे से हटानी है, ठीक है। सब कंसोल डॉट राइट है। अच्छा, एक मेरे पास ये वाला काम हो गया, एम्प्लॉय का हो गया, ईमेल का हो गया, EMP डॉट ईमेल, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या हो गया? इधर देख लो, यहाँ VNC में बातें करना, डेट टाइम डॉट पार, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ गया कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेल नंबर है, EMP डॉट सेल नंबर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन है, ठीक है। और एड्रेस पे आ जाओ, यहाँ पे EMP डॉट एड्रेस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डेजिग्नेशन है, तो हम यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं EMP डॉट डेजिग्नेशन। अच्छा, इसके बाद इनपुट लेने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे
ऐड कराना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉय का टेबल है, यानी जो मेरे पास db डॉट एम्प्लॉय है। अच्छा, अब ये db डॉट एम्प्लॉय नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टैटिक है और ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी स्टैटिक। अच्छा, अब मैं यहाँ स्टैटिक लिखूंगी तो देख रहे हैं कि बाकी कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। स्टैटिक मेथड को स्टैटिक ही ग्लोबल वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है, वरना वो यहाँ पे आपको लिखने नहीं देगा। तो मैं अब यहाँ लिख रही हूँ db डॉट एम्प्लॉय, इसके अंदर मुझे ऐड कराना है, क्या ऐड कराना है, जो भी मैंने कुछ यहाँ पे रखा, जो वेरिएबल बनाया है ये वाला emp, ठीक है, ये सारा डाटा जो इसने रिकॉर्ड किया था। फिर आ गया db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, जो भी नया रिकॉर्ड ऐड होगा उसको आप सिलेक्ट करके देख सकते हो। अपडेट एंड डिलीट का जो मॉडिफाइड वाला काम कराया था ना फाइंड करके, वो आप यहाँ पे कर लोगे। और डिलीट के लिए भी सिंपल है, डिलीट का मैं अभी लिख देती हूँ, ठीक है। जो आईडी ये रिसीव करेगा ना डिलीट का कुछ भी नहीं है, ये वाला कोड उठाओ, ये वाला जो ये फाइंड करेगा, सही है। डिलीट में आप यहाँ पे आए, ये फाइंड कर लिया, इसने कर लिया ना फाइंड। अब db डॉट, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट, यहाँ एक रिमूव होगा, ठीक है, क्या चीज रिमूव करना है, emp, ये रिमूव करना है। और db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ मैंने लगा दिया है रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, सक्सेसफुली। बहुत बड़ा हो जाएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड काफी है, शॉर्ट, सही है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको यहाँ पे चला रहे हैं। एक और मैं इंसर्ट कर देती हूँ, पहले मैं आपको चला के दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड मौजूद है। 5 पे मैं आई, मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड मौजूद है, मुझे अब इंसर्ट करना है, यानी मुझे चलाना है। मैंने वाई प्रेस किया, मैंने कहा 1, ठीक है, फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड। अब इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए अब ये देखो मुझसे यहाँ पे नाम मांग रहा है, ठीक है। पहले आपने जो लिखना है वो मंथ लिखना है, ठीक है। फिर देन आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, देन फिर आप यहाँ पे ईयर लिखोगे। डिस्प्ले में वो चेंज हो जाता है, लेकिन रिसीव जो करता है वो इसी पैटर्न में रिसीव करता है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इसको एग्जिट नहीं करना, कंटिन्यू करना है वाई, और मैं 5 चला के चेक करूंगी कि वो आया या नहीं आया। आ गया, सही है, रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। अब मुझे किसी का डिलीट करना है, डिलीट वाला भी मैं चला के दिखा रही हूँ। डिलीट जो करना है मुझे वो सेकंड वाला करना है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, 102 है वो, ठीक है। इसमें आईडी डिस्प्ले नहीं हो रही, आईडी चाहो तो आईडी भी डिस्प्ले करवा सकते हो, सही है ना। आईडी डिस्प्ले कराने के लिए ज्यादा कोई काम नहीं है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास जो सिलेक्ट ऑल है ना, यहाँ पे, यहाँ एक लाइन लिख दोगे आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे अब जो क्योंकि कंटिन्यूस में चल रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मैं यहाँ पे गई वाई, डिलीट करने के लिए मुझे 3 प्रेस करना है, और मेरे पास उसकी आईडी जो है 102 है। यहाँ मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कि इधर मैं एग्जीक्यूट करके कि यहाँ पे क्या है, 102 है। तो 102 का रिकॉर्ड मुझे अगर डिलीट करना है तो मैंने यहाँ लिखा 102, सही है, और एंटर कर दिया। अब मेरे पास आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ वाई प्रेस कर रही हूँ, और मैं जब यहाँ ऑल रिकॉर्ड फैच करूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मेरे पास जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा यहाँ से भी रिकॉर्ड चला गया। बात समझ गए? और डिस्प्ले में अगर एम्प्लॉय आईडी देखनी है तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये वाली लाइन है, इसी को कॉपी करो,
ऊपर यहाँ पे पेस्ट करो। अब ये नेम की जगह पे हो गया आईडी हो गया, और इधर आप एम्प्लॉय आईडी के डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक ग्रेड वाला रह गया था, वो एक लाइन और लगा। सही है। और डिस्प्ले ऑल में मैंने जो चेंजेस करा है वो क्या है, 5 में आईडी भी आनी चाहिए, तो वो आईडी भी दिखा रहा है आपको। सही है, बात समझ गए।